रिवॉल्यूशनरी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक भर्ती के बारे में। इसका पहले वीडियो अपने बनाया था कि इसका जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, वो किस प्रकार से मेंटेन किया गया है RSSB राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा, यानी राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा। आज हम बात करने वाले हैं कि जो ये एग्जाम का जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, उसको किस प्रकार से, किस बुक से पढ़ा जाए और किस प्रकार से इन 3 महीनों में आपकी जो तैयारी है वो सॉलिड हो और आपका सिलेक्शन या आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाए। देखिए दोस्तों, बड़े सरल शब्दों में कहना चाहूँगा कि जो पैटर्न है, जो RSSB ने जो पैटर्न दिया है, जो सिलेबस मेंटेन किया है, वो बहुत सरल तरीके से जो 6 से लेकर 12 तक की जो किताबें स्कूल में चलती है NCERT, उन्हीं के आधार पर बनाया गया सिलेबस है। इसलिए ये बिल्कुल भ्रमित नहीं हो कि ये टॉपिक हमें कहाँ से तैयार करने हैं, कहाँ मिलेंगे। ये केवल आपको करना क्या है उसकी प्रक्रिया हम समझाते हैं। देखिए, जहाँ पर 2 पेपर होंगे लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के पेपर में, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट 100 मार्क्स का हुआ, जिसके अंतर्गत राजस्थान की कला, संस्कृति, साहित्य और परंपरा, विरासत के बारे में पूछा जाएगा। करना क्या है, कुछ नहीं, आपको 6 से लेकर 12 तक में जहाँ पर भी ये जो टॉपिक ये कला संस्कृति के, साहित्य के मिलते हैं, आप उनको उसी किताब को अंडरलाइन करें, साथ में उसके ब्रीफली नोट्स बनाते जाए। टोटल कितने टॉपिक दे रखे, देखिए जो पेपर फर्स्ट है उसमें 17 टॉपिक तो दे रखे राजस्थान कला संस्कृति में और 16 टॉपिक दे रखे उसमें राजस्थान के भूगोल के सब्जेक्ट के, यानी कि दोनों मिला के कितने टॉपिक होंगे, 33 टॉपिक हो जाएंगे। यदि हम डेली एक टॉपिक का अध्ययन करते हैं तो आने वाले 33 दिन यानी 1 महीने 10 दिन में हम इस पूरे टॉपिकों को एक तरीके से पढ़कर आपकी नोटबुक में नोट करके रिवीजन के साथ धीरे धीरे भी यदि हम 2-3 घंटे रोज पढ़ के इन टॉपिक को कवर करते हैं तो ये यानी 1 महीने 10 दिन में पूरे टॉपिक हो जाएंगे। यानी एग्जाम कब है, 3 महीने के अंदर है, तो आप इसका कम से कम 2 बार अच्छे से रिवीजन कर सकते हो इन टॉपिकों का। अब जब ये टॉपिक आप पढ़ो तो आपको डेली क्या करना है, एक टॉपिक पढ़ना है, साथ में इन किताबों को अपने पास रखते हुए डेली एक किताब को पूरा करते जाइए, फिर दूसरी को, और साथ साथ में रिवीजन भी करते जाइए कि आपने आज जिस बुक में से जो चैप्टर पढ़ा वो किस प्रकार से पढ़ा है, उसका क्या आपने नोट किया है। और थोड़ा जब आप फ्री रहे शाम को सोने से पहले इन टॉपिकों को थोड़ा सा रिवीजन जरूर करें। ये प्रक्रिया दिन प्रतिदिन करनी है यदि आपको अच्छे से इसमें स्ट्रॉन्ग बनना है इस पेपर फर्स्ट पार्ट में। क्यों, ये है कि जो पेपर फर्स्ट में 40% अंक लाएगा वही इस एग्जाम को क्रैक कर पाएगा। 40% अंक नहीं लाने पर चाहे आपका सब्जेक्ट कितना अच्छा हो, वो उसको पास नहीं कर पाओगे, इसलिए बता रहे हैं। अब जब आप टॉपिक पढ़ते हो तो डेली के 20 मिनट आपको पेपर फर्स्ट के रिवीजन पे देना है। यानी कुल मिला के मैं कहना चाहूँगा कि जो पेपर फर्स्ट है वो इधर उधर किताबों में से नहीं आएगा, केवल NCERT बेस पे जो बुक बता रही है उसमें जो टॉपिक है, टॉपिक भी आपको पढ़ते ही आपको हर बुक में कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से मिलेंगे। ऐसा नहीं है कोई उनको ढूंढना पड़ेगा, जहां पर वो टॉपिक मिल रहा है उसको टिक करिए, उसको पढ़िए, नोट करिए और अंडरलाइन करिए या हाईलाइटर से उसको हाईलाइट करके उसको डेली की रूटीन में लाइए। अब बात कर रहे हैं पेपर सेकंड, जो सब्जेक्ट का है, भूगोल का है, उसके अंतर्गत जो टॉपिक आएंगे वो टॉपिक की बात करें, इसमें कुल 66 टॉपिक आएंगे, यानी 66 टॉपिक। यदि एक दिन में एक टॉपिक किया जाता है तो आने वाले 2 महीने में आप इस सब्जेक्ट को पूरी तरीके से डे बाय डे अच्छे से अपने रूटीन वर्क में करते हुए इसको नोट्स के द्वारा प्रिपेयर कर सकते हो, किताबों के द्वारा पढ़ सकते हो। पढ़ना क्या है, वही सरल फार्मूला NCERT 6 से लेकर 12 तक की जहाँ पर ये टॉपिक दे रखा है उसी टॉपिक को आप वहाँ पे अंडरलाइन करते हो, अपने नोटबुक में ब्रीफली नोट करिए। चाहे मानचित्र बनाना है तो मानचित्र बनाइए, यदि कोई सारणी है तो उसको नोट कीजिए, कोई सन दे रखा है तो उसको भी नोट करिए कि उस सन में कौन सी बात कही गई। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। अब थोड़ा सा ब्रीफली बात करते हैं जो पेपर सेकंड है उसके बारे में। देखिए दोस्तों, हम बार बार कह रहे हैं कि 6 से लेकर 12 तक की बात करें NCERT बेस पे। क्यों, क्योंकि ये एग्जाम ही 12th पास आउट बच्चों के लिए है, जिसके पास जो सब्जेक्ट रहा है 11th 12th में। यानी हमें पूरा किसके ऊपर फोकस करना है कि 6 से लेकर 12 तक की NCERT बुक्स पर ही हमें ध्यान देना है। यदि समय बचता है आपके पास तो आप साथ ही साथ दूसरी जो भी रेफरेंस बुक आप अपना
रेफरेंस बुक रखना चाहते हो जिसमें सारे टॉपिक मिल रहे हैं, उसका भी आप अध्ययन कर सकते हो। देखिए थोड़ा सा हम गौर करते हैं कि जो सब्जेक्ट है भूगोल में 1 से 16 के जो टॉपिक दे रहे हैं वो कक्षा 11 की जो एनसीईआरटी किताब आती है भूगोल के मूल सिद्धांत, उसके अंतर्गत दे रखे हैं। देखिए ये किताब है आपकी कक्षा 11 की, इसका नाम क्या है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। और जो ये 1 से लेकर जो ये 16 तक टॉपिक है वे एज इट इज आपको इसमें मिलेंगे। हम बताते हैं आपको कहीं नहीं भटकना, आपको अपने ऊपर विश्वास करते हुए केवल किताबों को अपना मित्र बनाते हुए, अच्छा मित्र बनाते हुए इनका अध्ययन करना। इसमें आप देख सकते हो एवरी टॉपिक 1 से 16 तक इसमें दे रखा है, यानी टॉपिक भी नहीं बदला है, ऐसे की ऐसे चैप्टर दे रखा है। चैप्टर पढ़िए, इसके क्वेश्चन बनाइए, कारण या ये कारण सही है या कारण सही नहीं, इस प्रकार जो भी वर्तमान पेपर आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए इसका मूल्यांकन करिए, नोट करिए, क्वेश्चनों को सरल शब्दों में दे रखा है। एक तो ये बात। दूसरी बात, जो 17 से 23 जो टॉपिक दे रखे हैं भारत का भूगोल जो किताब है वो उसमें आपको मिल जाएंगे। देखिए भारत का भूगोल की ये किताब है, इसका कवर पेज नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी यदि आप देखोगे तो एज इट इज ये टॉपिक दे रखे हैं भारत के संदर्भ में। इसके अंदर जो टॉपिक है उसके सब टॉपिक है, उसमें आपके ये सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा मैटर आपको दिया गया है। यानी कि ये भी भारत का भूगोल मानचित्र के द्वारा, मैपिंग के द्वारा आपको अच्छे से रीड करना है, नोट्स बनाना है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं 24 से लेकर 31 जो टॉपिक दे रखे हैं, यानी 24 से लेकर 31 जो टॉपिक है जो प्रैक्टिकल के, इसके लिए आपको एक प्रैक्टिकल की बुक लानी है। और प्रैक्टिकल की बुक में भी यदि आप कोई भी एक जेपी शर्मा की जो प्रैक्टिकल बुक चलती है फर्स्ट ईयर में, यदि आप उसका यूज कर लेते हो वो भी अच्छी है। और जो 6 और जो आपके 10th या 12th में जो प्रैक्टिकल बुक है उसका भी अध्ययन करना जरूरी होगा, उसमें भी ये टॉपिक दे रखा है आपके। इसके बाद हम बात करें 51 से लेकर 63 तक जो टॉपिक दे रखे हैं वो है संसाधन, रिसोर्स ज्योग्राफी के। संसाधन भूगोल किताब जो चलती है स्कूल लेवल पर उसको भी आपको पढ़ना है। इसके बाद 64 से लेकर 66 तक भूगोल के प्रायोगिक कार्य से संबंधित टॉपिक है वो आपको इस बुक में मिलेंगे, जिसमें जीआईएस, रिमोट सेंसिंग या आंकड़ों के अध्ययन के अंतर्गत बता रखा है। इसके बाद हम बात करें 61 से लेकर 63 के जो टॉपिक है वो कहीं विश्व का है और कहीं राजस्थान, दोनों को ध्यान रखना है। ये टॉपिक भी आपको इस एनसीईआरटी बुक में 11th-12th की बुक में आपको मिल जाएगा। एक बुक है आपके सामने, देखिए ये 12th की बुक है। इस 12th की बुक में यदि आप देखते हो कि अधिकतर टॉपिक इसमें आपको बिल्कुल, देखिए ये टॉपिक दे रखे, इसमें ये टॉपिक एज इट इज आपको मिलने वाला है। तो आपको कहीं भी परेशान नहीं होना कि हमें कौन सी किताब खरीदनी है, कहाँ से खरीदनी है। केवल आप इन किताबों को एक अच्छे मित्र की तरह इनकी डेली स्टडी कीजिए, नोट्स बनाइए, मानचित्र के द्वारा पढ़िए, किसी भी ट्रिक्स के द्वारा पढ़िए, सरल शब्दों को सरल व्याख्या के रूप में पढ़िए। और जहाँ पर भी इन किताबों में कोई मानचित्र है, कोई चित्र है, कोई ब्लॉक है, कोई कोटेशन दे रखी है, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन अक्सर वहाँ से एज इट इज उठाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की जो रूपरेखा है वो किताबों के द्वारा किस प्रकार से पूरी करनी है, किस प्रकार से आपका सिलेबस हो जाएगा। यानी कि आप अगले 2 महीनों में लगातार इन किताबों को पढ़ते हो तो अगला जो 1 महीना बचता है आपका, उसके अंतर्गत आप PYQ यानी प्रीवियस क्वेश्चन, जो पिछले साल के जो क्वेश्चन आए हुए किसी लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के, उनको आप पढ़िए। इसके साथ साथ में स्कूल लेक्चर में जो टॉपिक ये दे रखे हैं, स्कूल लेक्चर का जो पेपर हुआ है इन 2-3 सालों में, उसको आप वहाँ से पढ़िए, रिवीजन करिए। इसके अलावा जो भी कहीं पर भी आपको लास्ट ईयर या वर्तमान में जो किसी आयोग के द्वारा एग्जाम कराया जाता है, वहाँ पर यदि आपके टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उसको आप एज इट इज आपके नोटबुक में नोट कर लीजिए। क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि पेपर बनाने वाले की मनोवैज्ञानिक एक धारणा होती है, या तो वो पुराने पेपर में से क्वेश्चनों को छटनी करते हुए उनमें से कोई 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ले लेता है, या इन्हीं किताबों में जो कहीं न व्याख्या के साथ दी गई होती है वहाँ से कहीं न कहीं टॉपिक को उठा लेता है और उनको जोड़ते हुए क्वेश्चन बना लेता है। एक जानकारी और कि वर्तमान में जो पैटर्न इतना बदल गया है कि आपको सरल रूप में नहीं पढ़ना, आपको वर्तमान पैटर्न को आधार बनाते हुए प्रश्न जिस प्रकार से पूछे जाते हैं, कथन, कारण के, निष्कर्ष के, या मानचित्र में किसी
जिले को दे दिया या राज्य को दे दिया कि उत्तर से दक्षिण में क्या है, पूर्व से पश्चिम में किस प्रकार इसका क्रम है, या कोई सागर की स्थिति इसके उत्तर में या पश्चिम, यानी कि स्थिति, लोकेशन, वितरण, खनिजों के जो संसाधन खनिज दे रखे उनकी स्थिति कहाँ है, कौन सा देश प्रथम है, कौन सा राज्य प्रथम है, किस जिले में कौन सी खान किस नाम से फेमस है, कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है, ये आपको देखना है। साथ ही साथ करंट जो भूगोल के साथ जुड़ता है कि राजस्थान में जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, चाहे पत्रिका हो चाहे दैनिक भास्कर हो, थोड़ा थोड़ा इसमें टॉपिक वाइज देखिए कि जो भी खबर आती है उसको आप नोट करिए, वो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का पार्ट बन जाता है आने वाले दिनों में। ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि किसी प्रकार का आप में डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, और बाकी जो बात है सरल शब्दों की, किताबों के अध्ययन करते हुए अपनी रूपरेखा बनाइए, इससे दूर मत जाना। क्योंकि यदि आप कोई गाइड ला के पढ़ते हो, इतना समय नहीं है आपके पास, लेकिन किताब में से पढ़ने पर आपको 100% श्योर है कि इसमें से ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। हो सकता है क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ अलग हो, लेकिन क्वेश्चन इस चीज में से ही बनेंगे। जो अब तक जो पेपर की यदि हम स्टडी करते हैं तो यही मिलता है कि पेपर में कहीं न कहीं क्वेश्चनों को घुमाया गया है, लेकिन आंसर उसी किताबों में इर्द गिर्द मिलते रहे। और एक जो सबसे जरूरी बात है कि ये सब करने के बाद रिविजन करना ना भूले। डेली रिविजन, आने वाले दिनों में रिविजन, जितना रिविजन होगा उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उतना ही आपके ऊपर जो एग्जाम का प्रेशर वो कम होगा, और उतना ही आप एग्जाम में अपने आप को बेटर फील कर पाओगे। और एक बहुत बारीक और बहुत महत्वपूर्ण बात ये है, जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो ये अपने आप को फील करके बैठिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो। अब आपके सामने केवल ABCD 4 ऑप्शन है, उनके अलावा कोई 5वां ऑप्शन नहीं है। इन चारों ऑप्शन में किस प्रकार से आपने तर्क के आधार पर, अपने मतलब कि पहले पढ़े हुए आधार पर किस प्रकार से उस क्वेश्चन का सही आंसर चूज करते हो, इस चीज को जरूर ध्यान रखें। क्योंकि इस धारणा को बना के यदि आप पढ़ते हो एग्जाम हॉल की, तो वो कहीं ना कहीं आपको बेटर अपॉर्चुनिटी देने की कहीं न कहीं स्थिति में लाता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।